बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, दुनिया में जब कहीं किसी सोसाइटी के बारे में, माशरे के बारे में ये कहा जाता है कि ये माशरा जो है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, ये कदरें हैं, उनमें किस कदर जो है मजबूत हैं, तो उस हवाले से कि उस दुनिया में जब बात की जाती है तो उन्होंने इकॉनमी की बात करते हैं, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते हैं, वो इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से बात करते हैं। तो यही कुछ पैरामीटर्स हैं जो इंडेक्सेस जिनको कहा जा सकता है, जो ये डिफ़ाइन करते हैं कि वो माशरा किस कदर आज़ाद है, उसमें कदरें कितनी कम हैं, उसमें इंसान किस कदर इंसानों को कदर किया जाता है, रिलीजन से हट के या किसी और रंग नस्ल से हट के उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। इस तरह से एक माशरा बनता है और इंसान अपना बेस्ट पोटेंशियल दे सकता है। अगर हम दुनिया में सो कॉल्ड नंबर गेम के हवाले से बात करें तो एक मुल्क ऐसा है जो अकेला ही दावेदार नज़र आता है और पूरी दुनिया में ये कहता फिरता है कि जी हम नंबर गेम के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। थोड़ी सी इस डेमोक्रेसी यानी इंडिया के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इंडिया में इस वक्त जो इज़हार राय के हवाले से बातचीत चल रही है वो इंतहाई पूरी दुनिया में उसका तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तमाम इदारे, चाहे वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हों, IFJ हो, HRW हो या इसके अलावा कोई और इदारे हों, वो तमाम इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इजहार राय की आज़ादी दिन ब दिन वो कम होती जा रही है और इस कदर कम होती जा रही है कि उन्होंने कहा कि जो जर्नलिस्ट, जो ख़ास तौर पे जैसे रियासत का चौथा सतून कहा जाता है जर्नलिज़म को, वो जर्नलिज़म इस कदर वहाँ पे जो है वो ख़तरे से दो चार है कि उन्होंने कहा कि संगीन तरीन जो है वो ख़तरात लाहक हैं जर्नलिज़म को। थोड़ा सा इस पर डेटा आपसे शेयर कर लेते हैं जनाब। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं वो मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं उन पर मबनी एक रिपोर्ट तैयार करता है और हर कंट्री को उन रैंकिंग में वो उन पैरामीटर्स के ऊपर डिफाइन करके उस रैंकिंग में वो डालता है। हिंदुस्तान की जो रैंकिंग थी 2021 में 180 टोटल इनके पास ममालिक कह सकते हैं या मेंबर्स कह सकते हैं जिनके अंदर ये रेटिंग की जाती है और उसमें 142वां नंबर था हिंदुस्तान का 2021 में। 2022 में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का जो नंबर है जनाब वो 150वां नंबर है, यानी बिल्कुल नीचे से नीचे ये जाते जा रहे हैं 180 नंबर्स के अंदर। उसके अंदर मजीद उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान की जो वहाँ पे जर्नलिज्म हो रही है, एक तो जैसे गोदी मीडिया का लफ्ज़ स्पेशली तौर पे इनकी रिपोर्ट जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा जी गोदी मीडिया है, उसमें उन्होंने बताया कि जो इनका कॉर्पोरेट माइंड है जिसमें रिलायंस ग्रुप का उन्होंने खास तौर पे जिक्र किया कि उसमें जो उसका जो शेयर है जो 800 मिलियन व्यूअर्स हैं वो उसकी टारगेट ऑडियंस तो सिर्फ उसकी बन जाती है और वो गोदी मीडिया का जो है वो मेन हब उसे करार दिया जाता है। अब जरा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की तरफ से आ जाएं जिसका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, हिंदुस्तान वहां पे काबिज है, तो वहां पे सूरत हाल तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मेनलैंड हिंदुस्तान के अंदर सूरत हाल इतनी खराब है, मखदूश है, तो जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है वहां पे सूरत हाल क्या होगी। वहां जर्नलिज्म नाम की नहीं रह गई है। वहां पे जो मेन जो प्रेस क्लब था श्रीनगर का उसको बंद कर दिया गया है और उसे ये कह के बंद कर दिया कि जी कोविड की वजह से हम बंद कर रहे हैं। उन्होंने क्या डिमांड किया था? उन्होंने ये डिमांड किया था कि जी हम री इलेक्शन कराएं, रजिस्ट्रेशन ओपन करें। उन्होंने ये सबसे पहले किया कि री इलेक्शन को ख़त्म किया, रजिस्ट्रेशन को ख़त्म किया, उसको मनसूख किया और उसके बाद उससे पे ताले लगा दिए गए और ताले लगाने के बाद उन्होंने कहा कि जी अब यहाँ से आप लोग चले जाएँ और अपने कुछ लोग जो हैं उनको ला के बिठा दिया गया। इसी तरीके से अगर हम सहाफ़ियों के हवाले से बात करें तो सहाफ़ी पाबंदे सलासल भी हैं। सहाफ़ी जो सच लिखने बोलने की जुर्रत कर चुके हैं माजी में, उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े हैं। यानी मैं शुजात बुखारी शहीद के हवाले से बात करूं तो उन्हें शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से एक सहाफ़ी जिसने एक कश्मीरी के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में एक स्टोरी की, उसका नाम आसिफ सुल्तान, 2018 से वो पाबंद सलासल हैं। उनकी कोर्ट्स बार बार उसको रिहाई दे चुकी हैं। भाई हमारे पास कोई किसी किस्म का सबूत नहीं है इस शख्स को मजीद कैद में रखने का, उसके बावजूद जो है उसको उस पर PSA लगा के, PSA के अंदर ये एक प्रोविजन दे दी गई है, इम्प्यूनिटी दे दी गई है इन इदारों को कि विदाउट एनी जवाज़ वो साल से ऊपर तक जो है वो रख सकते हैं, इनको
قید و بند کی صحبتوں کے اندر رکھ سکتے ہیں. پھر ہم فہد شاہ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, پھر خواتین فوٹو جرنلسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, پھر ایک وہاں پہ جو ہے اخبار ہے کشمیر والا کے نام سے اس کا بڑا نام ہے, اس کو تقریباً اس کو بھی بالکل بند کر دیا گیا. اس کو بھی کہا گیا, اس کا جو چیف ایڈیٹر تھا اس کو کہا گیا کہ اگر آپ وہ خبر نہیں چھاپیں گے جو ہم آپ کو لکھوانا چاہتے ہیں تو یہ اخبار بند کر دیا جائے گا. اس سے پہلے جو بسین فیملی ہے اس کا اخبار بھی بند کر دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ آپ نے صرف سٹینوٹائپسٹ کے طور پہ کام کرنا ہے, جرنلسٹ کے طور پہ کام نہیں کرنا. آپ کا کام ہے پریس ریلیز چھاپنا, آپ کا کام رپورٹ کرنا نہیں. اس پہ آج بات کریں گے کہ کس قدر زندگی اجیرن ہو گئی ہے. صحافی جو صحافت کے شعبے سے منسلک مقبوضہ کشمیر میں, وہ چھوڑ رہے ہیں یہ پیشہ, اور یہ چھوڑ کر کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, لیکن وہ صحافت نہیں کر سکتا. صحافت کتنی مشکل ہے مقبوضہ کشمیر میں, آج اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب میں عروج رضا سیامی کو. آپ سینئر تجزیہ کار ہیں اور انٹرنیشنل اداروں سے بھی آپ کا تعلق ہے جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرتے ہیں. عروج, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ سینئر حریت رہنما ہیں اور قانونی امور کے اوپر کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر بڑی گہری نظر ہے آپ کی. ٹو اسٹارٹ ود عروج رضا سیامی, از دیر any journalism left in Kashmir? Thank you so much for inviting me in your show, and you just told about شجاعت بہاری's assassination. شجاعت بہاری میرے DW میں کولیگ بھی رہے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ڈوئچے ویلے کے کولیگ تھے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ جو صحافی کام کر رہے تھے سری نگر سے یا پھر انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر سے, ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو سائلنس کروا دیا گیا ہے, میوٹ کرا دیا ہے یا ان کا کام بند کرا دیا گیا ہے. تو جو ہمارے اپنے ادارے کے لوگ تھے اس وقت کے, جو ہمارے کولیگ تھے, اس میں جو 3 ایسے صحافی ہیں کہ 2 تو مسنگ میں ہیں. گوہر نذیر گیلانی کا آپ نے نام سنا ہوگا, بہت اچھے جرنلسٹ ہیں, اور ڈوئچے ویلے کے علاوہ الجزیرہ میں بھی وہ لکھ رہے تھے یا پھر مختلف اور نیوز پیپر جو انٹرنیشنل ہیں وہاں پہ بھی رپورٹ کر رہے تھے. تو ابھی کچھ عرصے سے وہ بھی غائب ہیں, سوشل میڈیا سے بھی غائب ہیں, اور وہاں سے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ان کے وہ فیس بک فرینڈس تھے یا پھر ان کے کولیگ تھے, ان کو میسیجز کروائے گئے, ای میل کروائی گئیں. مجھے خود ایسی ای میل آئیں کہ اگر آپ کو گوہر نذیر گیلانی کا کچھ پتہ ہے تو آپ بتائیں, اتنا انعام ہے ان کے سر کے اوپر. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پڑھ کے تو میری اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی, آپ یقین کریں اس کا کوئی لیول نہیں تھا کہ اس حد تک ان کے اوپر زندگی اجیرن کر دی ہے, تنگ کر دی ہے. دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن کو ابھی آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, آپ ہیومن رائٹس پہ دیکھیں, آپ کے بہت سارے رائٹس ہیں. زندہ رہنے کا حق ہے, جاب کرنے کا حق ہے, آپ کا وہاں پہ رہنے کا حق ہے, اس سرزمین پہ جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ بیٹھ کر وہاں پہ زندگی گزارنے کا رائٹ ہے. وہ سب بھی اس ایک رائٹ کے ساتھ انہوں نے ختم کر دیے ان لوگوں کے اوپر. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو پابند سلاسل کیا گیا, تو دیکھیں ٹریس پاسنگ عام ہے وہاں پہ. جو جرنلسٹ ہیں ان کے گھروں کی بات کر رہی ہوں, وہاں پہ ریڈ کے لیے اب ان کے پاس کوئی قانونی جو وارنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہونے ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ وادی میں بیٹھے ہوئے جو انڈین فورسز کے لوگ ہیں وہ ایک وارنٹ ایشو کرتے ہیں اور وہ جا کے چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں گھس جاتے ہیں, اور وہاں پہ پھر جو بدتمیزی وہ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے جو وہ کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے بات کی کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اٹھا لیے تھے اور ان کو اتنے سالوں کے بعد اب آ کے کوئی بیل پہ باہر آیا ہے. یہ بھی آصف سلطان کو جب انہیں کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے اس کو پابند سلاسل رکھنے کا, صرف ایک سٹوری کے اوپر جو اس نے کی تھی برہان مظفر وانی کے اوپر اس کو کیا جائے, وہ باہر آیا, اس پہ پی ایس اے لگا کے دوبارہ اندر. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دوران حراست ایک جرنلسٹ کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے. اور پھر اگر رئیس بھٹ کی آپ سٹوری دیکھیں, انہوں نے بتایا کہ 2017 سے لے کے 2019 تک 139 جرنلسٹ جو تھے ان کے جو فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹ تھے اس کو ختم کرتے ہوئے ان کو میوٹ کر دیا گیا, ان کو کام سے منع کر دیا گیا, تھریٹ کیا گیا, وائلنس کیا گیا, ابڈکٹ کیا گیا ان کو ہیبیس کارپس ان کو کیا گیا. تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو یو این ہیومن رائٹس کا ایک وہ آرٹیکل 19 ہے, اس کی جتنی بھی خلاف ورزی کی جا سکتی تھی وہ وہاں پہ ہم نے اپنی آنکھوں میں اس زندگی میں دیکھی کہ اس کی اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ کس طرح کی ہوتی ہے. یاسر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یو این کا کوئی چارٹر ہے, کوئی کنونشن ہے, کوئی ان کے کوئی آرٹیکل ہے تو کیسی ہوتی ہوگی خلاف ورزی. تو وہ ساری خلاف ورزی ہم نے یہ انڈین
इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में हमने देखी। तो ये जो अभी गौहर नज़ीर गिलानी का मैंने आपको बता दिया, कामरान भट्ट को देखें, उनको किस तरह से बार बार उठाया जाता है, खुर्रम परवेज को देखें, में जिस तरह उठाया गया, एक खातून है, जर्नलिस्ट हैं, उनको उनके साथ भी ये हरासमेंट का सिलसिला रखा गया। तो वहाँ पे जेंडर का भी ख्याल नहीं किया जाता, वो ख्वाह खातून है या मर्द है, उनको एक जैसे ही मजालिम का सामना करना पड़ा। लेकिन जो सबसे बुरी और ख़तरनाक बात यासिर सामने आई वो ये कि लोग जो हैं वो उठा लिए गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, उनकी फैमिलीज जो हैं वो अपसेट हैं। पूरी दुनिया इसके ऊपर अभी बात भी कर रही है कि कम से कम गौहर नज़ीर गिलानी को अगर आपने अबडक्ट किया तो कहाँ है, आपको इसमें शामिल करता हूं। एडवोकेट, अगर हम लाइफ स्टोरीज के हवाले से पढ़े हैं जर्नलिस्ट की, और देखें जिस तरह से इनके साथ सलूक हो रहा है, जिस तरह इनके ऊपर PSA UAPA लगाया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट इनके साथ हो रही है, जर्नलिस्ट के साथ हो रही है, और जो ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं मुजाहिदीन के साथ, इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया यासिर साहब। नहीं, उनका बर्ताव तो यकसां है ना। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब आप करते हैं तो ये तो आप जर्नलिस्ट के साथ ही नहीं कर सकते हैं, ये उसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप देखें, 2 दिन पहले कश्मीर में ईद थी, आपको गवर्नमेंट से एक डिक्टेशन आती है कि फ़लानी मस्जिद में आपकी नमाज इस टाइम होगी, आपका खुतबा ये होगा, यानी कि आपने खुतबे में क्या कहना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये कश्मीर में आपको जब बात ही नहीं करने देते हैं तो इसका मतलब है नॉट ओनली जस्ट द होल कश्मीर जो है, इसकी चाहे मर्द हैं, जन हैं, बच्चे हैं, सबका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है डिनाई कर दिया गया है। और दिस इज़ ऑल बीइंग डन बाय डिज़ाइन। क्योंकि आप देखें 5 अगस्त के बाद अगर सबसे बड़ी कैजुअलिटी कश्मीर में बनी वो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। हमने 2020 के अंदर इन्होंने न्यू मीडिया पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई मकबूजा कश्मीर के अंदर, और उसके अंदर सारी जो रिलैक्सेशन 2019 में थी, मैं आपको बताऊं ना, देखें आपने ये भी कहा कि उसको वहाँ के मीडिया को महदूद किया गया प्रेस रिलीज पर। वो प्रेस रिलीज भी वही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है। Exactly. देखें, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुझे एक प्रेस रिलीज, आज़ादी पसंदों का एक प्रेस रिलीज, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कहीं नहीं आता है। क्योंकि नॉर्मल देखें, आपने जर्नलिस्टों को इस हद तक पाबंद किया है कि वो जब किसी इलाके में अब खबर की तलाश में जाते हैं तो उन्हें पहले परमिशन लेना पड़ता है, किसी का इंटरव्यू करते हैं तो पहले परमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद आपने जर्नलिस्टों को बुलाया अपने फौजी कैंप्स में, उनकी फैमिलीज़ की डिटेल्स ले ली। ये तो क्या बनती है? आप उनसे पूछते हैं आपकी फैमिलीज़ क्या क्या है, आप उसमें एक थर्ड परसेप्शन बढ़ाते हैं, उनको ये बावर कराते हैं कि भाई आप नहीं तो आपकी फैमिलीज़। उसके बाद आप देखें कि आपने जैसे बात की, फाद शाह की बात की, आपने आसिफ सुल्तान की बात की। देखिए, आसिफ सुल्तान को जिस स्टोरी पे उसको गिरफ्तार किया गया था उसमें कहा गया है कि इसने ग्लोरीफाई कर दिया है मिलिटेंसी को, जब उसने बुरहान वानी की लाइफ पे एक स्टोरी बनाई थी। लेकिन जब उसको कोर्ट ने रिलीज़ किया उसके बाद जब आपने उस पर दूसरा डोजियर सर्व किया, उसमें आप इसको लिखते हैं कि इसके किसी मिलिटेंट कमांडर के साथ कनेक्शंस थे। मुझे बताएं 4 साल में जेल के अंदर ये कनेक्शन कैसे उसके साथ वो जोड़ सका? जब आपने पहला डोजियर दिया है उसमें आपने लिखा है कि आपने इंटेग्रिटी ऑफ जो कंट्री है उसको जनाब डिस्प्यूट किया है। इन 4 साल के बाद नया डोजियर आता है, उसमें आप कहते हैं इसकी कनेक्शंस किसी अस्करी तंजीम के साथ है। अलमिया ये है कश्मीर में कि आपके पास कोई रेमेडीज़ अवेलेबल नहीं है ना, कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आपका जनाब मुतासिर होता है। आप देखें कि आप तकरीबन पिछले महीने की एक जजमेंट देखें कि वहाँ की जो कोर्ट्स है दे आर हैंड इन ग्लोव विद द मोदी गवर्नमेंट। आप देख फेसबुक पे एक पोस्ट आता है, एक इलाके में 2018 में कुछ लोग शहीद किए जाते हैं और एक नौजवान फेसबुक पे लिखता है कि वी आर इन ऑक्यूपेशन, और स्लेव्स के साथ यही सलूक होता है। उसका वकील जब अदालत में हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करता है तो उसको कहा जाता है कि आपने जो प्ली ले ली है, आपके क्लाइंट ने जो पोस्ट छापा था उसमें उसने ये लिखा था कि हम ऑक्यूपेशन में हैं और हम गुलाम हैं। ये आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है, और उस वकील को तंबे किया जाता है कि आप एक वकील है, आपने कैसे ब्लैक लॉज किस कदर जो है वो अफेक्ट करें जर्नलिस्ट को। इस पे मजीद बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन जी सैयद समर अब्बास साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कदगने हैं, जो पाबंदियां हैं, जो मुश्किलात है सहाफ़ियों को, ऐसे लगता है जैसे एक मुनज़्ज़म
साजिश के तहत, सोचे समझे मंसूबे के तहत वहाँ पे जर्नलिज्म का प्रोफेशन ही ख़त्म किया जा रहा है। चाहे वो प्रेस क्लब हो, चाहे वो शुजात बुखारी की शहादत हो, चाहे वो फहद शाह का अगवा हो, चाहे वो काले कवानीन का निफाज हो। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिल्कुल जी, मकबूजा कश्मीर जो है बुनियादी तौर पर तो भारत ने जो अगस्त 2019 का इक़दाम था उसके बाद तो इसे कई अरसे तक दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील किया रखा, जहां लोगों की बुनियादी जो जिंदगी की सहूलियात हैं वो उनसे महरूम हो गए थे, जिनमें नक्लो हमल की आज़ादी है, नक्लो हरकत की आज़ादी हो गई, या कहीं इज्तिमा की आज़ादी हो गई, आज़ादी इजहार राय तो कहीं बहुत देर बाद जाके आपकी आती है। ये सारे हुकूक सल्ब कर लिए गए थे। आज भी इंतहाई सख्त किस्म की जो पाबंदियां हैं उनमें जो हमारे कश्मीरी जो अवाम हैं, हमारे बहन भाई हैं, वो जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सहाफत तो बहुत दूर की चीज है। सहाफत ज़ाहिर है एक बड़ा नोबल एक फरीजा है, एक बड़ा कॉज है, और जो कश्मीर कॉज है इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने में जो हमारे गयूर सहाफ़ी हैं मकबूजा कश्मीर के, उनका बहुत बड़ा किरदार है। यही वजह है कि इंडिया सबसे ज्यादा इस वक्त जो टारगेट कर रहा है वो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें ज्यादा टारगेट कर रहा है। उनकी जो आवाज है उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो भयानक इमेजेस, वो भयानक वीडियो क्लिप्स जो हैं जो जुल्म बर्बरियत के मकबूजा कश्मीर के अंदर से पूरी दुनिया के सामने ना जा सके, ताकि भारत का जो भयानक चेहरा है वो दुनिया ना देख सके। इस हवाले से आपने देखा कि माजी करीब में भी, इससे पहले भी एक सीरीज है मकबूजा कश्मीर के अंदर सहाफियों को अगवा करना, सहाफियों को कत्ल करना। शुजात बुखारी साहब जो हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़ा अच्छा ताल्लुक था हमारा उनके साथ, बड़े ही निडर और बड़े बेबाक सहाफी थे। उन्हें किस तरह से अपने ऑफिस के बाहर ही उन्हें नामालूम अफराद, वो नामालूम जो है वो सबको पता है वो कौन है जी, उन्होंने आके उन्हें गोलियां मार के कत्ल कर दिया। एक बड़ी तवाना आवाज थी। फिर फहद शाह के हवाले से उन्हें अगवा करना, उन्हें लापता कर देना, जो भी कश्मीर के अंदर जो एक थ्रेट फील होती है। इससे पहले आपने देखा कि जो इफ्तिहार गिलानी साहब हैं उन्हें कई ऐसा जो है तिहाड़ जेल में रखा गया। देखिए सहाफत जो है वो वैसे भी एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मकबूजा कश्मीर जैसे इलाके में जहाँ 9 लाख भारतीय अफवाज, काबिज अफवाज जो है मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में हक और सच का आलम बुलंद करना, दुनिया तक हकायक पहुंचाना, जुल्म और सितम जो इस वक्त कश्मीर के अंदर जारी है। देखें कि हजारों समर, आपने बहुत ही राइटली पॉइंट आउट किया, आपने बैकग्राउंड भी बताया कि कितने सहाफ़ी जो हैं इनकी जो है वो मुश्किलात का यकीनन शिकार हो रहे हैं, हो चुके हैं। आप ये फरमाइएगा कि ये जो मकासद है, यकीनन हिंदुस्तान ये सब कुछ किसी मकसद के तहत कर रहा है कि सच जो है वो दुनिया को ना दिखाया जाए, उसके बावजूद जो खबर है वो ब्लैक होके बाहर आ जाती है, कुछ विजुअल्स आ जाते हैं किसी तरीके से। क्या हिंदुस्तान अपने उन मकासद में कामयाब हो सका है जिसमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने उसकी रैंकिंग फर्दर डिटीरिएट कर दी है? बिल्कुल, देखिए पाबंदियां तो बहुत हैं, कोशिश तो यही होती है। देखें 2-3 चीजों पे जरा मैं आपको जरा उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। जो फर्क है इस वक्त आप देखें, जो कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है, एक हिस्सा इंडिया की तरफ है। तो पाकिस्तान जो यानी कि आज़ाद कश्मीर है जो हमारी तरफ, जो पाकिस्तान की तरफ है, यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन को मुकम्मल आज़ादी है कि वो कहीं भी जाके लाइन ऑफ कंट्रोल को विजिट कर सकता है। जो भारतीय जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे किसी भी किस्म की मूवमेंट की, वहाँ काम करने की इजाज़त नहीं है यूएन मिशन को। फिर जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो फ्रीली जाते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, कहीं भी एलओसी पे जाके वो कवरेज करते हैं, रिपोर्ट्स करते हैं, अपनी रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। मुख्तलिफ जो है इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस को रिसेंटली हम लेके वहाँ पे गए, सफरा को हम लेके जाते हैं। उधर आप देखें लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार अगर आप देखें तो वहाँ ना तो किसी इंटरनेशनल तंजीम को वहाँ जाने की इजाज़त है, ना वहाँ यूएन के जो फौजी मुबस्सिर मिशन है ना उसको वहाँ जाने की इजाज़त दी जाती है। फिर वहाँ पे किसी किस्म के जो पार्लियामेंटेरियन से ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसे वहाँ पे काम नहीं करने दिया जाता। ठीक, तो ये बड़ा वाज़ेह फर्क है कि हमारे पास तो छुपाने को कुछ है नहीं है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी दुनिया को यकीनन सच्चाई मालूम हो रही है। यही वजह है कि उसकी जो रैंकिंग है दिन ब दिन वो डिटीरिएट कर रही है। सही समर अब्बास, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा। अरूज, इंटरनेशनल इदारे इस पर बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं,
ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن کیا یہ انٹرنیشنل ادارے جو پاور سینٹرز ہیں ان کو جگانے میں اس حوالے سے کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ خرم پرویز کے حوالے سے UN ریپورٹر لکھتا ہے کہ بھائی یہ کوئی اس طرح کا شخص نہیں ہے, یہ اس کی تو بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے. اسی طریقے سے جو باقی صحافی ہیں, جس طرح سے خرم پرویز کی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور صحافی بھی رہے, باقی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی بات کی جاتی ہے, جتنے بھی ادارے ہیں دنیا کے اندر وہ بات کا, آصف سلطان کے حوالے سے بڑی بات, لیکن ہمیں کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا اس کے اوپر. یاسر, یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب ایکشن جو لینا چاہتے ہیں یا جو جانا چاہتے ہیں UN کے جو آبزرورز ہیں ان کو وہاں تک نہیں جاننے کی اجازت ہوتی, ایکسیس نہیں دے رہی انڈین گورنمنٹ ان کو ان علاقوں تک یا ان لوگوں تک. ابھی میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں کوئی 2 سال پہلے 2020 میں ڈیبی ابراہم جو کہ UK پارلیمنٹیرین ہیں, وہ اپنا ایک ڈیلیگیشن لے کے پہلے وہ انڈیا گئی تھی. آپ کو پتہ ہے دہلی ایئرپورٹ سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ جانا چاہتی تھی یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر, اور وہاں کے لوگوں سے ملنا چاہتی تھی. اور جو ہی ان کے ساتھ جب ان کا سوال جواب ہوئے ایئرپورٹ کے اوپر, ان کو پتہ چلا, اور اس سے پہلے جبکہ ان کو وہاں پہ آنے کی انہوں نے پرمیشن لی, لیکن جب ان سے پوچھا گیا آپ کا جو پرپز ہے آف وزٹ ہے وہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پریس کلبس میں جائیں گے, دہلی پریس کلب میں جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد انہوں نے, یہ 2020 کی بات ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے وہاں پہ بھی جانا چاہیں گے, تو ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا. یہ حال ہے وہاں پہ انڈین جو ٹالرنس ہے فورسز کا, کہ اگر UK پارلیمنٹیرین کا ڈیلیگیشن جاتا ہے پھر وہ اس کو بھی ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. میں کیونکہ ٹائم کم ہے, ایڈوکیٹ پرویز صاحب آپ کی طرف, بلیک لیس کا جو رuthless استعمال ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ چاہے وہ قلم والا ہو جو کہ ایک نیوٹرل رپورٹنگ کرتا ہو, اس پہ بھی وہی استعمال ہو رہا ہے, یا دوسرا ہو اس کے لیے بھی وہی استعمال ہو رہا ہے. بلیک لاس کس قدر, اور دنیا کو کتنا اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے جو بلیک لاس کا ہے, UAPA ہو, PSA ہو, یا جو بھی انہوں نے قوانین بنائے اس حوالے سے. دیکھیں ایک جرنلسٹ یہاں ڈسکس ہوا ہے, فہد شاہ, ہم اسی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں پرزپشن آف لا یہ ہے کہ اے پرسن از انوسنٹ انٹل دی گلٹ از پرووڈ, اور یہ جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے اسٹیٹ پہ ہوتی ہے کہ آپ بارے ثبوت جس کو آپ کہتے ہیں آپ پر آپ ثابت کریں. فہد شاہ کے کیس میں جب آپ نے اس کو انلافل ایکٹیویٹیز ایکٹ میں ڈال دیا ہے, اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ آپ ٹیررسٹ نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا سچویشن کہاں سے کہاں پہ جا رہی ہے کہ اس نے ثابت کرنا میں ٹیررسٹ نہیں ہوں, نہ اس کے پاس فری ٹرائل ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہاں کی جوڈیشری جو ہے انفارچونیٹلی کمپرومائز ہے, ساری ججز جو انہوں نے لگائے ہیں وہ سارے BJP کے کرونیز ہیں. تو اس لیے آپ یہ قطعاً یہ نہ کہیں کہ وہاں کا جو جرنلسٹ ہے اس کے ساتھ کوئی انصاف ملے گا. لیکن جہاں تک آپ نے ابھی بات کی جو انٹرنیشنلی, دیکھیں میں آپ کو کہوں گا کہ ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ ضرور کام کر رہا ہے. اگر آپ کا UN اسپیشل ریپورٹر جو ہے جب وہ آپ کو لکھتا ہے کسی جرنلسٹ کے بارے میں, تو کم سے کم اس کی زندگی کو تو وہ سیو کر دیتا ہے, وہ وہاں پہ آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ایک ڈیٹرنٹ ہو جاتا ہے. ادروائز کوئی گراؤنڈ میں فرق نہیں ہے, لیکن اٹ ورکس ایز اے ڈیٹرنٹ اور اٹ شوڈ کنٹینیو. بالکل ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب اور روجا سیامی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ڈیٹیل کے ساتھ کی اس مختصر وقت میں کہ کس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں جو جرنلسٹ ہیں ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں, اور جرنلزم جو ہے وہ تو دن بدن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے وہاں پہ, لیکن اس کے باوجود دنیا کے کچھ ادارے جو ہیں وہ اس پر خاموش نہیں ہیں, وہ بات کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی جو رینکنگ ہے, ریٹنگ ہے, وہ دن بدن وہ گرتی چلی جا رہی ہے, اور یہی اس کی اصلیت ہے, یہی اس کا چہرہ ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.